नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हाल ही में अरोड़ा ईरानी वेटरन एक्ट्रेस हैं। लगभग फिल्म इंडस्ट्री में उनको 60 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। बचपन से काम कर रही हैं और जो किया, कमाल का किया है। गंगा जमुना से अपने करियर की शुरुआत की थी, ए चाइल्ड आर्टिस्ट। उसके बाद कुछ फिल्मों में ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया और 60 के दशक के आखिर से ए सपोर्टिंग एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत की और कुछ ही सालों में, 2-3 सालों के बाद एज ए लीडिंग लेडी भी उन्होंने काफ़ी फिल्में की। बॉम्बे टू गोवा, अमिताभ बच्चन साथ, अमिताभ के शुरुआती दौर में 2 फिल्में, संजोग और बॉम्बे टू गोवा। संजोग में 2 अभिनेत्रियाँ थीं, एक अरोड़ा ईरानी थी जो पत्नी की भूमिका में थी और माला सिन्हा जो अमिताभ बच्चन की पूर्व प्रेमिका की भूमिका में थी। फिर अमिताभ के साथ वो बॉम्बे टू गोवा में नजर आई। अरोड़ा जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में अरोड़ा जी अपनी युवावस्था के दौरान उनके काम करने के जो अनुभव थे उसके विषय में बातें कर रही थी। इसी इंटरव्यू में अरोड़ा जी ने एक खुलासा किया। अरोड़ा जी कहना है कि 80 के दशक की शुरुआत में अभिनेत्री रेखा के साथ वो एक फिल्म कर रही थी। एक हॉरर फिल्म थी। 2 हीरोइन की कहानी थी। एक हीरोइन जो हीरो की पत्नी है और दूसरी हीरोइन जो एक आत्मा है। हीरो की पुरानी प्रेमिका है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। अब उसकी आत्मा आके कैसे हीरो को अपने वश में करना चाहती है, इसकी कहानी थी। रेखा और अरोड़ा ईरानी करियर के शुरुआती दिनों से बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये दोस्ती आज तक कायम है। अरोड़ा ये कहना है कि उनको उस भूमिका के लिए पहले साइन किया जा चुका था। रेखा की एंट्री उस फिल्म में बाद में होती है, लेकिन रेखा जैसे ही फिल्म में आती है उनको पता चलता है कि ये जो आत्मा की भूमिका है ये अरोड़ा ईरानी कर रही है। तो रेखा फिल्म के निर्माता और निर्देशक पे ये दबाव बनाती हैं कि आप अरोड़ा ईरानी को इस फिल्म से बाहर निकालिए और इस भूमिका के लिए किसी अन्य अभिनेत्री को लीजिए। जाहिर है, रेखा बहुत बड़ी स्टार थी और ये तो 80 के दशक की शुरुआत का समय था। उस समय तो रेखा एक अलग तरह की बुलंदियों पर थी। तो रेखा की बात निर्माता निर्देशक को माननी पड़ी। उन दोनों ने ये बात जाके अरोड़ा ईरानी को बताई कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, रेखा ऐसा कह रही है, इसलिए हम लोग मजबूरी में आपको फिल्म से निकालना पड़ रहा है। जैसे ही अरोड़ा ईरानी को पता चला कि ये बात रेखा ने कही है तो और हैरान हुई, क्योंकि अरोड़ा ईरानी और रेखा बहुत अच्छी दोस्त थी। तो उन्होंने ये बात कंफर्म करने के लिए रेखा को फ़ोन किया। तो रेखा ने उनको जब उन्होंने रेखा से कहा कि मुझे फिल्म के निर्माता और निर्देशक ये कह रहे हैं कि आपने मुझे फिल्म से निकालने के लिए कहा, तो रेखा ने हाँ कहा हाँ ये सच है, तुम तो जानती हो कि करियर के लिए सब करना पड़ता है, मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हाँ मैं नहीं कहा। खैर, रेखा ने जिस तरह से ईमानदारी से अरोड़ा ईरानी से ये बात बताई, अरोड़ा ने कुछ नहीं कहा। वो भी इंडस्ट्री से हैं, फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीकों से वाकिफ़ हैं। तो उन्होंने इस बात को समझा और जीवन में आगे बढ़ गई। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये शुरुआती दौर से होता रहा है। हमेशा लीडिंग हीरो, लीडिंग हीरोइन इस तरह की हरकतें करते हैं और हम जैसे छोटे कलाकार तो इस चीज़ के आदी हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई सीन करते हैं और ऐसा लगता है कि ये अच्छा कर रहे हैं, उनको पता होता है, तो इशारों इशारों हमको बताया जाता है, भाई आप ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा संभल करिए, जो लीड है उसके ऊपर आप भारी पड़ रहे हैं, तो ऐसा करिए कि मामला बैलेंस रहे। और कई बार करके निकल जाते हैं, कहीं नहीं पता चलता है, सीन कट भी जाता है। ऐसा कई बार हुआ, तो हम लोग तो इसके आदी हैं और ये सबके साथ होता है, हर लेवल पे होता है। और ये इल्ज़ाम कभी दिलीप कुमार के ऊपर लगा, कभी अमिताभ बच्चन के ऊपर लगा, राजेश खन्ना पर भी लगा, अक्षय कुमार के ऊपर के बारे में तो आप सबने सुना है, उनके बारे में अक्सर इस तरह की बातें होती रहती हैं। हर बड़े हीरो या हीरोइन के ऊपर लगा, आमिर खान के ऊपर लगा। हाल ही में दयाशंकर पांडे ने कहा कि आमिर खान ने उनको अकेले हम अकेले तुमसे निकलवा दिया था। ये तक हुआ था जब दयाशंकर पांडे नए नए आए थे, उनको 12 दिनों का काम मिला था।
2,000 पर डे था। और आमिर खान ने ये कहकर उनको निकलवाया कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप इतनी छोटे रोल के लिए नहीं बने हैं। फिर क्यों निकलवाया? 10-12 दिन का काम है, मतलब अगर फिल्म में 10-12 दिन का काम है, मतलब अच्छा कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर आपको पूरी फिल्म में दिखेगा। अगर एक दिन का एक सीन भी पकड़ूँ तो कम से कम उस जो एक्टर वो रोल कर रहा है उसके फिल्म में कम से कम 12 सीन है, अगर 12 दिन का काम है तो। और 12 फिल्म में 12 सीन होने का मतलब एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ये हमेशा से होता रहा है। यहाँ पर अरुणा रैनी की बात हो रही थी, कैसे रेखा ने उनको फिल्म से बाहर निकलवाया। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से एक्टर होते हैं, कुछ तो ऐसे एक्टर हैं जो करियर की शुरुआत एज ए लीडिंग मैन या लीडिंग लेडी करते हैं, एज हीरो या हीरोइन उनकी शुरुआत होती है, लेकिन उसके बाद टैलेंट नहीं होने की वजह से या किसी और वजह से, फिल्म ना चलने की वजह से, टैलेंट नहीं होना तो बड़ा गलत शब्द लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, फिल्म फ्लॉप होने की वजह से वो छोटी भूमिकाओं में आ जाते हैं। बहुत से ऐसे एक्टर हैं जो छोटी भूमिकाएं करके एक मुकाम तक पहुंचते हैं, जैसे जिनमें से अरुणा जी थी। उनके करियर की शुरुआत जब वो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने करियर शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद जब वो मैच्योर हुई तो सपोर्टिंग रोल में आई। जब 18-19 साल की 20 साल की उनकी उम्र हुई तो वो सपोर्टिंग रोल में आई। हम जो ली उस दौर की, और 60 के दशक के आखिर में, 70 के दशक की शुरुआत में, 70 या 71, ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें अरुणा रानी छोटी बहन बनी है, नौकरानी बनी है, नर्स बनी है, इस तरह की भूमिका छोटे छोटे रोल की है। उसके बाद उनको एज लीडिंग लेडी महमूद लॉन्च करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको उंगलियों पर उन एक्ट्रेसेस को गिन सकते हैं जो इस तरह की भूमिकाएं करके एज ए लीडिंग लेडी के तौर पर आई है पॉपुलर हुई। जैसे शुरुआत आशा पारेख थी या मुमताज़ थी, उनके बाद अरुणा रानी थी। अरुणा रानी की फिल्म हिट भी होती है, बॉम्बे टू गोवा, कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं हुई थी लेकिन ठीक ठाक चली थी। आज भी क्लासिक कॉमेडी फिल्मों में उस फिल्म की गिनती होती है। उसके बाद कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि लीडिंग लेडी का रोल करने के बाद भी अरोड़ा जी को मजबूरी में फिर सपोर्टिंग रोल में आना पड़ता है। वो एक अलग किस्सा है कि महमूद से उनकी मुलाकात हुई थी, शादी कैसे अच्छे हुए। अरोड़ा जी ने खुद भी इस बात को स्वीकार किया है कि महमूद के साथ मेरा रिश्ता दोस्ती से थोड़ा ज़्यादा था, और शादी की बात की वजह से उनको फिल्में मिलना बंद हो गई कि सबको ऐसा लग रहा था कि इनकी शादी हो जाएगी और ये काम कैसे करेंगे। तो फिर वो 2-3 साल उनके पास काम नहीं था, तो मजबूरी में अरोड़ा जी सपोर्टिंग रोल करने शुरू किया। लेकिन एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर भी अरोड़ा ने जो अपनी जगह बनाई वो बहुत कम लोगों को मिलती है। अब याद कीजिए ना, कुछ फिल्में उनकी, जैसे अगर बात करूँ तो संसार में याद कीजिए, रेखा के साथ ही थी संसार, उसमें भी रेखा लीडिंग लेडी थी। अरोड़ा जी एक नौकरानी की भूमिका में थे। अरोड़ा जी ने जो काम किया है, आज भी जब संसार को याद करते हैं तो सबसे पहले दो ही एक्टर याद आते हैं, या तो अरुणा रानी याद आती है या तो अनुपम खेर याद आते हैं। इनके अलावा बहुत से लोग थे, राज बब्बर थे, रेखा थी, अजिंक्य देव थे, बहुत से एक्टर थे, लेकिन यही दोनों याद आते हैं। बेटा में याद कीजिए, बेटा में अरोड़ा जी ने जो भूमिका की थी वो बहुत चैलेंजिंग रोल है, नेगेटिव रोल है। वो एक ऐसी निर्दयी औरत है जो अपने सौतेले बेटे को पढ़ने नहीं देती है, एक ऐसी साजिश करने वाली औरत है। दूसरी कोई एक्ट्रेस वो रोल करती तो वो कैरेक्टर वैम्प का हो जाता, लेकिन ये इसी महान अभिनेत्री का की प्रतिभा है कि उन्होंने सारे काम किए। वो एक ऐसी औरत का कैरेक्टर है जो अपनी बहू को जहर दे देती है। माधुरी दीक्षित बहू की भूमिका थी, सबको पता है। ये सब करते हुए भी, इतने सारे बुरे काम करते हुए भी, अरुणा ने उस कैरेक्टर को वैम्प नहीं बनने दिया। इसके लिए एक लक्ष्मण रेखा रहती है उसको, और हर एक्टर कहीं कहीं जाकर उसको पार करना कर ही जाता है। तो बहुत महान अभिनेत्री चाहिए इस तरह के लोग, बहुत सधी एक्ट्रेस चाहिए जो सब कुछ करते हुए भी उस लक्ष्मण रेखा को पार ना करे। बहुत कम एक्टर एक्ट्रेस हैं जो इस चीज़ को मेंटेन कर पाते हैं। अगर मैं अभिनेत्रियों की बात करूँ तो अरुणा ने जो बेटा किया
श्रीदेवी लाडला और जुदाई में इस तरह भूमिका करती नजर आती है। और उसके पहले अगर जाते हैं तो वहीदा रहमान, जो गाइड में इसी तरह की का रोल कर रही है। उसमें भी एक ऐसी जो उसकी नायिका है, सबको पता है, एक शादीशुदा औरत की भूमिका थी। उसकी शादी हो चुकी है, उसका पति है, लेकिन फिर भी दूसरे के साथ उसका अफेयर होता है, उसके साथ डांस करती है, गाने गाती है, बाकायदा दोनों दोनों को प्यार करते हुए दिखाया गया है। बेडरूम सीन नहीं है, लेकिन वो सब बाकी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने उस गरिमा को बरकरार रखा है। ये वहीदा जी करते ने किया था। उसके बाद हेमा जी ने थोड़ी बहुत इस तरह का थोड़ा बहुत ऐसा ही रोल था लाल पत्थर में, उसके बाद उड़े रहने नजर आती है। और श्रीदेवी आज भी जब बेटा याद आती है, किसी कोई बेटा के बारे में सोचता है, तो सबसे पहले, हालांकि वो पूरी की पूरी फिल्म में हीरो अनिल कपूर है, हीरोइन माधुरी दीक्षित है, लेकिन जो किरदार सबसे पहले दिमाग में आता है वो उड़ाई रानी का ही आता है। यही बात संसार में है। संसार के बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो सबसे पहले या तो अरुणा जी दिमाग में आती है या तो अनुपम खेर दिमाग में आती है। ऐसे बहुत से एक्टर हुए हैं जो जिनको बदकिस्मती कहा जाएगा, उनमें से एक अरुणा जी थी। इनके अरुणा जी के टैलेंट का सही इस्तेमाल फिल्म इंडस्ट्री ने नहीं किया। ऐसे और भी कुछ एक्टर हुए हैं, जैसे कन्हैया लाल थे अपने ज़माने में, उनके टैलेंट का भी सही इस्तेमाल नहीं किया गया। इसकी एक ही तरह की भूमिका में उनको टाइप कर दिया गया। ओम प्रकाश थे, अरुणा रानी, ऐसे और भी कुछ एक्टर हुए हैं। एक अब ये कहना कि जब अरुणा जी आई हीरोइन, उनको तो वहाँ तक वो पहुँच भी गई कि उनको हीरोइन ब्रेक मिल जाए, ब्रेक भी मिला, फिल्म भी हिट हुई। उसे दुर्भाग्य कहा जाए या ये कहा जाए, एज ए लीडिंग मैन या लीडिंग लेडी अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए सबसे पहले तो आपको इस पोजीशन पर रहना पड़ता है कि आप ना बोल सकें, आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो। जहाँ आपको रोटी की चिंता हुई तो आपको जो प्रस्ताव आपके सामने आता है वो स्वीकार करना ही पड़ेगा। जैसे मैं हूँ या मेरे से और भी एक्टर हैं, हम लोग इस पोजीशन में नहीं है कि किसी रोल के लिए ना बोल सकें। शायद यही पोजीशन अरुणा जी की थी। अरुणा जी सबसे बड़ी थी घर में, छोटे छोटे 9 भाई बहन थे और सब उनसे छोटे थे, और परिवार का खर्चा उनको ही उठाना था। तो वो भी इसी मजबूरी में थी कि जो उनको मिलती उसको स्वीकार करना ही पड़ता है, ना नहीं बोल सकती थी। एज हीरोइन ब्रेक मिलने के बाद, जैसे बॉम्बे टू गोवा के बाद गरम मसाला भी महमूद की फिल्म थी, उन्होंने की। उसके बाद कुछ हालात ऐसे हो गए कि वो दूसरे प्रोड्यूसर उनके पास आने में डरने लगे। 2-3 साल घर बैठी, फिर उसके बाद जो भूमिका मिली, सपोर्टिंग रोल जो मिलने शुरू हुए, वो स्वीकार कर लिया उन्होंने। अरुणा जी को हिंदी में भले ही वो लीडिंग लेडी ना बन पाई हो या वो सफलता ना मिली, लेकिन गुजराती फिल्म में बहुत बड़ी स्टार थी। गुजराती में एक से फिल्म है उन्होंने। यहाँ बात कर रहे थे कि पत्ते कैसे किसी का बड़े स्टार कैसे छोटे कलाकारों पत्ते कटवाते हैं। एक फिल्म के बारे में चर्चा हो गई जो रेखा ने जिससे अरुणा जी का पत्ता कटवाया था। अमिताभ और विनोद खन्ना की जोड़ी 1975 से लेके 78 तक बहुत ही थी। पहली बार ये दोनों एक साथ नजर आते हैं रेशमा और शरा में, जिसमें अमिताभ बड़ी छोटी भूमिका में थे, सुनील दत्त लीडिंग मैन थे, विनोद खन्ना और अमिताभ दोनों उनके छोटे भाई की भूमिका में थे। उसके बाद फिर ये दोनों एक साथ आते हैं हेरा फेरी। हेरा फेरी में इन दोनों की जोड़ी बहुत हिट होती है। उसके बाद खून पसीना, जमीर, और उसके बाद मुकद्दर का सिकंदर, परवरिश, और ये सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर है। अचानक मुकद्दर का सिकंदर के बाद ये दोनों फिर दिखाई नहीं देते। और अब मुकद्दर का सिकंदर जिसने भी देखी है वो ये खुद समझ सकता है कि क्यों दिखाई नहीं देते। 1978 में मुकद्दर का सिकंदर रिलीज हुई थी। ये वो समय था जब ये दोनों बड़े स्टार थे। और अमिताभ भी तब तक, और अमिताभ और विनोद खन्ना को एक क्वेश्चन पे इसलिए बोल रहा हूँ, तब तक अमिताभ भी स्टार तो बन गए थे, सुपरस्टार नहीं बने थे। सुपरस्टार वो 78 के बाद बनते हैं। जंजीर हिट हुई, जंजीर के पहले तो फ्लॉप थे। तब तक ये कहा जाता अच्छा एक्टर है लेकिन हिट नहीं हो रही है। जंजीर से पहली बार हिट होते हैं। उसके बाद अगली जो बीच में कुछ फिल्में और आती हैं लेकिन उतनी बड़ी हिट नहीं होती है। जैसे रोटी कपड़ा और मकान आती है, उसमें सपोर्टिंग रोल में थे। बेनाम एवरेज गई,
कुछ और फिल्में आई, फरार आई, फरार भी एवरेज गई। अगली जो हिट आती है वो आती है दीवार और शोले। शोले तो खैर मल्टी स्टार थी, कई लोगों को समान रूप से उसका क्रेडिट मिला। दीवार से क्रेडिट अमिताभ और शशि कपूर को मिला, और उसमें भी अमिताभ लीड कर रहे थे तो अमिताभ को ज़्यादा क्रेडिट मिला। यहाँ से 75 के बाद बड़े स्टार बनते हैं। अगले साल फिर कुछ कुछ फिल्में आती हैं 76 में, जैसे खून पसीना आती है, वो हिट होती है। 77 में अमर अकबर एंथोनी परवरिश, कई फिल्म आती हैं। 78 आने के बाद डॉन, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, यहाँ से अमिताभ सुपरस्टार बन जाते हैं। 78 तक ये दोनों लगभग एक ही पोजीशन पे थे, तो विनोद खन्ना भी कुछ हिट फिल्म दे चुके थे। लेकिन वजह क्या थी ये तो पता नहीं, लेकिन जाहिर है विनोद खन्ना के बहुत से सीन काटे गए। यहाँ से विनोद खन्ना ने कसम खा ली कि अमिताभ साथ काम नहीं करेंगे। और सिर्फ विनोद खन्ना ही नहीं, अमिताभ बहुत अच्छे दोस्त जितेंद्र, जिन्होंने खुद अमिताभ को उनके बुरे दौरों में बहुत सी फिल्में दिलवाई थी। गहरी चाल और प्यार की कहानी, ये 2 फिल्में हैं जो उनको जितेंद्र ने दिलवाई थी। दोस्ती तो दोनों की बरकरार थी, लेकिन गहरी चाल के बाद दोनों एक साथ नज़र कभी नहीं आए। ऐसे और भी बहुत से एक्टर हैं। ऋषि कपूर ने खुद अपनी बायोग्राफी में लिखा है अमिताभ के बारे में। आज यही बातें अक्षय कुमार के बारे में कही जाती हैं। वजह ये है, जैसे मैंने बताया, हम लोग सेट पर जाते हैं तो कई बार तो इशारों इशारों में बताया जाता है हम लोगों को ज़्यादा अच्छा मत करिएगा। कोई एशियन डायरेक्टर भी इशारों इशारों में कह देता है कि ज़्यादा अच्छा मत करिएगा, सिर्फ ओके ओके शॉट दे दीजिएगा। और फिर भी कभी ऐसा लगता है बाद में एडिट में जाकर उन लोगों को लगता है नहीं, ये जो है ये लीडिंग लीडिंग लेडी के ऊपर भारी पड़ रहा है एक्टर, तो सीन में काटछाट भी हो जाती है। और ये तो हम वो लोग हैं जिनको 1 सीन 2 सीन या 3 कुछ सीन्स के लिए जाते हैं। पैरेलल रोल करने वालों को ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, उनका रोल ज़्यादा घटता है। या कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग रोल है, उसमें ज़्यादा काटछाट होती है। और ख़ास करके तब होता है जब हीरो बहुत बड़ा हो या हीरोइन बहुत बड़ी हो। कई लोगों ने खुलकर इस बारे में शिकायत की है, जैसे ऋषि कपूर ने तो अपनी बायोग्राफी में खुलकर कहा है, अमिताभ के बारे में कहा है। ऐसे इल्जाम और भी कई बार जितेंद्र के ऊपर लगे हैं, धर्मेंद्र के ऊपर भी लगे हैं, आमिर खान के ऊपर ऐसे इल्जाम बहुत लगे हैं। कुछ एक्टर होते हैं जो खुलकर ये बातें बता देते हैं, और कुछ ये बातें काम मिलने ना मिलने के चक्कर में अपने दिल में दबाए रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज थी ये एक छोटी सी चर्चा अरोड़ा जी के उस बयान के बारे में जो उन्होंने हाल में दिया था। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।